हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्यूशन क्लास 11 फिजिक्स के मोशन इन प्लेन। अगर आपको पता नहीं है, हम इस सीरीज़ को मैंने आपसे वादा किया है कि जल्दी से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर आज मैं मोशन इन प्लेन वाला जो मेरा टॉपिक है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ तक मैं आपको और बता दूँ, ऐसे ही जब क्लास 11 का हो जाएगा फिर 12 का मैं एनसीईआरटी आपके सामने लेके आऊँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। और ये जो है मेरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? जो एमसीक्यू 1 और 2 जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हैं ये, जिसको आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या दिया है, कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो जनरली जो आपको वेक्टर दिए रहते हैं बच्चों, ए और बी, कोई भी दो वेक्टर हैं, आपको उसके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आप उसके लिए यूज करिएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर का जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है ए डॉट बी डॉट ए मॉड बी मॉड कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी। तो कभी भी आपको एंगल के लिए कुछ अपनाना है या कोई मेथड अपनानी है तो हमेशा यू कैन यूज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यूज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पर आप देखें जो आपका एंगल निकलेगा दो वेक्टर के बीच में, तो जो मॉड है, मॉड क्या चीज़ है बच्चों, जैसे आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, ए जैसे मान लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉड ऑफ ए। तो जैसे ही आप मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो कहने का मतलब है आपको x जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है, जो y वाले जो j का कोफिशिएंट है वो कर लेना है, और फाइनली आपको k वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर आप अगर a डॉट बी निकालें, ठीक है, a डॉट बी में हम क्या करते हैं, i वाले टर्म का i से इंटू, तो 1 इंटू आई 1 हो गया, और j का अगर जैसे करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 0। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मॉड ए मॉड बी निकालने की, 0 अपॉन समथिंग जब करोगे आप तो 0 ही आएगा। और कॉस 0 कहाँ पे होता है, तो माय डियर स्टूडेंट कॉस 0 कहाँ पर होगा, कॉस 0 आपका होगा 90 पे। और 90 को आप ये भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा हम वेक्टर के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें आगे, तो कंसेप्ट मेरा पहला जो है अभी का या आज का वो ये है, आपको बता दूं मैं, आपको सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी कराते हैं और अच्छी बात है, सब लोग करा रहे हैं, लेकिन मेरे इस सॉल्यूशन में क्या खास है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ जितना कंसेप्ट देना होता है वो ज़रूर देना चाहता हूँ। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम क्यों करें सर? तो बच्चों मैं आपको, अगर आप कहें कमेंट लिख के एक कमेंट छोड़ जाएं आप, और अगर आप कहें कि सर इसके क्वेश्चन जो नीट और जे में आए हैं वो आप हमको बताइए, तो बच्चों मैं अगली वीडियो उसी के लिए आऊँगा कि जो नीट में क्वेश्चन से डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से टेपे हुए हैं, इवन जेई और जेई एडवांस में तक यहाँ से क्वेश्चन टेपे जाते हैं। तो अगर आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छी नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही डायरेक्शन है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है और एक स्पेसिफिक बोल सकते हैं या यूनिक डायरेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे तो करंट भी आपकी वेक्टर हो जाएगी ना, तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी डायरेक्शन या फ्लो को हम कन्वेंशनल डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन यूनिक डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो करंट हमारी स्केलर आ जाएगी, तो उसको हमने स्केलर और वेक्टर के बीच में ऐसा जो डिफरेंस है उसको करने के लिए हमने एक लॉ बनाया। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी,
तभी वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी जो है, पहला आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये है, ऑर्डिनरी जो अलजेब्रा है आप इसको ऐड कर सकते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा से। ठीक है, इसको आप कैसे ऐड करेंगे, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से। ठीक है, और जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप ऐड करेंगे किससे बच्चों, वेक्टर एडिशन लॉ से। वेक्टर एडिशन लॉ से। अब वेक्टर एडिशन लॉ आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब जो स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चों, स्केलर क्वांटिटी आपकी, जैसे मैं एग्जांपल के लूँ, जैसे मास है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस है, और जैसे वहीं आप अगर वेक्टर करेंगे तो वेक्टर के पास तो डायरेक्शन भी होती है। तो जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि सर इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या बनेगी, वेट है आपका, एक्सेलरेशन है आपका, वेलोसिटी है आपका, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप देखें, जो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड उसका अगर जो है वो स्केलर को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर कोई स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है। ठीक है, अच्छा जी, और वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो आपके कैसे दिए जाते हैं, वो भी हमारे वेक्टर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, अब वेक्टर के पास तो डायरेक्शन है नहीं, तो वेक्टर की जो वैल्यू, सॉरी स्केलर के पास तो डायरेक्शन है नहीं, स्केलर के पास आपके डायरेक्शन है नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है, तो वो चेंज नहीं होंगी अगर डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पर क्वांटिटी है स्केलर, उसके बारे में क्या सही है। तो बच्चों जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। वेक्टर क्वांटिटी जो है, आप अगर देखें वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होती है। क्लियर। चलिए, और ऑप्शन इसके क्या है, और ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, इसमें डायग्राम नहीं बनाया है 4.3 में। इसका डायग्राम बच्चों ऐसे है, अगर आप इसका डायग्राम देखें, ये इसका डायग्राम है, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, और ये आपका एक ऐसे पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ से आपने एक वेक्टर, जैसे ये यू है और ये नीचे को ऐसे वी है। तो आपसे कह रहा है कि जो फिगर है इसमें u और v इन एक्स वाई प्लेन में है, और अगर u आपका ए आई प्लस बी जे है और v आपका पी आई प्लस क्यू जे है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, a पॉजिटिव b पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, u आपका है ए आई प्लस बी जे और v है आपका पी आई प्लस क्यू जे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको देखें, जो u है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका, i और j अगर u को देखें, ये जो u की वैल्यू है आपकी क्या है, ऐसे वेक्टर है। अगर इसको मैं ब्रेक कर लूँ तो u वेक्टर ऐसे है, तो u कहाँ है, ये फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो u वेक्टर है उसके लिए आपके दोनों पॉजिटिव होंगे, a भी पॉजिटिव होगा b भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही आप v वेक्टर की तरफ जाएं, v वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो v वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारा i को कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो j कंपोनेंट है वो नीचे की ओर है, तो वो अगर आप उसको रिजॉल्व भी करेंगे तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब आपका जो q वाला है वो नेगेटिव होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका b वाला। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी पर अगर आप देखें, जैसे कोई भी आपको वेक्टर दिया है, कोई भी आपको वेक्टर दिया है बच्चों, ये एक वेक्टर है जैसे, ठीक है, ये आपका x है और ये आपका y है। तो जैसे कोई भी आपको, ये हमने एक वेक्टर बना दिया और आपको कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, और ये मान लीजिए u है, तो x एक्सिस के अलोंग जहाँ पर थीटा है, अगर आप देखें ये दो एंगल बनाएगा, अच्छे से ध्यान से देखें, ये दो एक्सिस है ना, ये दो एक्सिस हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, ये वाला वेक्टर जो होगा हमारा, इनका रिजल्टेंट, यहाँ पर जो हमारा इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और वाई क्यू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, तो यू जो हमारा कॉस थीटा है वो आपका
पॉजिटिव है। जिस जिस लाइन से आपका थीटा लगा है वो आपका कॉस थीटा में दिया जाएगा, और वैसे भी आप इसको ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो आर क्या है, सबसे पहले आपको आर के बारे में सीखना पड़ेगा। तो बच्चों जो आर है आपका, आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन चाहिए विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप कह सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो जैसे कोई भी वेक्टर है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी होती है पूंछ जिसको हम बोलते हैं टेल, और एक होता है यहाँ पे हेड। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो टेल है बच्चों, ये हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। पोजीशन वेक्टर की जो टेल होगी वो हमेशा फिक्स होगी, और हेड आपका यहाँ है। तो अब आपसे पोजीशन वेक्टर है जैसे, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे पी पॉइंट, तो हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। तो ये एक्स वेक्टर अगर है, एक्स एक्सिस के अबाउट कोई एक्स, चलो एक्स नहीं इसको ए कर लो, कोई वेक्टर ए है, तो ये ए आई से दिया जाएगा। ए आई क्या है, तो जो आई है ना बच्चों, आई को कहते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डिफाइन करता है डायरेक्शन को, जनरली हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। और अगर ये मान लीजिए बी है, तो हमने जो ये वाला एक्सिस है ये जे हो जाएगा, तो P वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर 1D में एक्स आई हो जाएगा, ठीक है, और 2D होगा तो एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा, ठीक है, और 3D होगा तो तीनों हो जाएंगे। तो इनिशियल जो पॉइंट होगा आपका पोजीशन वेक्टर का वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला, अच्छा इस क्वेश्चन को अभी हमने किया नहीं। कह रहा है तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी पोजीशन वेक्टर को देखते हैं, ठीक है, कह रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये है कि कोई पोजीशन वेक्टर ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसी एंगल से इंक्लाइंड है। मैंने अभी बताया आपको थीटा से लगा हुआ जो एंगल है उससे हमारा जो कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा है। तो आर कॉस थीटा बच्चों मैक्सिमम कब होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर आर कॉस थीटा मैक्सिमम तब होगा जब आपका कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 0 1, तो आर आ जाएगी। तो मतलब थीटा जब 0 होगा। तो अब ऑप्शन भी उन्होंने बड़े बढ़िया से दिए हैं, आर इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यही होगा। तो जब जैसे ये एक्स एक्सिस है और इसी के ऊपर आर आ जाएगा, अलोंग मतलब इसी के ऊपर आर आ जाएगा, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कहेगा कि आर अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, तो इस केस में एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जबकि हमारा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। 45 हो नहीं सकता, अलोंग नेगेटिव ये हो नहीं सकता। तो तभी होगा जब हमारा आर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा प्रोजेक्टाइल से। कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो बच्चों सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, बोर्ड दे रहे हैं, अगर आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस बार नीट का पेपर उठाएंगे आप, नीट 2023 में भी डायरेक्ट पूछा गया था अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, और अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो जेई 2022 और जेई 2023 का पेपर देखेंगे, इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा। और ये सेम क्वेश्चन नहीं था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आर इक्वल टू वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, और आपको पता होगा रेंज मैक्सिमम होती है 45 पे। तो कह रहा है कि अगर थीटा 15 डिग्री है तो रेंज 50 है, तो इसका मतलब है रेंज आपकी 50 दे रखी है, और यू नहीं दिया ना, यू नहीं दिया, तो यू स्क्वायर हो गया, साइन 15 का मतलब हो गया 2 थीटा मतलब साइन 30 हो गया, ओवर जी आपको पता है 10 होता है, ठीक है। मैं 10 रख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। पूछा क्या है, कह रहा है कि इफ़ इट इज़ फायर्ड सेम स्पीड एट एंगल 45, तो रेंज कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि सेम स्पीड पे डाली है और 45 डिग्री है, तो आप क्या करिए, इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको ना जी रहने दो या तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू जी इक्वल टू साइन 30 होता है बच्चों हाफ, तो यू स्क्वायर बाई हाफ, और हाफ अगर उधर जाएंगे तो यहाँ से आपका यू निकल के आएगा, यू स्क्वायर की ही पूरी वैल्यू उठा लो
यू स्क्वायर आ जाएगा 100g। अब आपको रेंज सेकंड केस में मान लो R2 है तो ये हो जाएगा u, और u की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 100g, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा, इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर इसलिए सॉल्व भी नहीं किया, साइन हो जाएगा 90 और अपॉन में रख लो g, ठीक है। तो साइन 90 हो गया आपका 1, g से g कट गया, रेंज आ गया 100। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉर्मूला अगर आता है सब कुछ है, फॉर्मूला नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलो, आगे बढ़ो, छोड़ दो, और क्या होगा। ज़िंदगी में 2 मौके नहीं मिलते हैं बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर जो मेरा 2 है या 3 है जो भी है, इसमें मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो, जो रेंज होती है ना बच्चों प्रोजेक्टाइल की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एंगुलर के ही क्वेश्चन अब से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। मान लो कोई भी आपकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ऐसे u है और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल जो हो जाएगी u cos थीटा और यहाँ हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो रेंज की वैल्यू आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, ठीक है। और जो आपका टाइम आता है वो आ जाएगा 2u sin थीटा ओवर g, और आपका जो हाइट आती है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं, और ज़्यादा ही आपको अगर देखना है तो जेई की मेरी इनफाइनाइट सीरीज़ में जाइए और वहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए, या आप आई बटन पे क्लिक करके फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। पूरी फॉर्मूले की मैंने एक आपको लिस्ट बता रखी है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वांटिटी प्रेशर पावर एनर्जी इम्पल्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम एरिया आउट ऑफ दीज द वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको देखना है किस क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन होगी वो वेक्टर होगी, जिसकी नहीं होगी वो स्केलर हो जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन से देखें, वेक्टर चाहिए हमको, तो वेक्टर में हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बी वाला हमारा सही है, ठीक है। आप इसको बाकी कर सकते हैं। प्रेशर आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक करंट है, आपकी करंट है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट होता है बच्चों को। करंट है जो, ये स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे ये इनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में स्केलर ही है, आप उसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4.7। क्वेश्चन कह रहे हैं, इन अ 2 डायमेंशन मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। अगर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो आप बताइए कौन सा ट्रू होगा। पहला कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, ये बिल्कुल गलत है। पूरी एवरेज की बात कर रहा है, ये गलत है बच्चों। एवरेज, ये भी बिल्कुल गलत है। एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, नहीं, ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल आर इक्वल, ये भी नहीं ठीक। इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रांसवर्स इन इक्वल टाइम। तो देखो, स्पीड क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम रिलेट करते हैं पाथ लेंथ से, तो टोटल पाथ लेंथ जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम में इक्वल होगा, यूनिफॉर्म मान के चल सकते हैं। तो डी वाला इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। 4.8 कह रहा है, इन यूनिफॉर्म 2D मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मुझे, पता नहीं क्यों। वी नॉट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ आर नेसेसरली ट्रू। एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज 0। तो बच्चों आप यहाँ पर 1D मन लगा देना कि अगर v कांस्टेंट है तो एक्सलेशन 0 होगा। आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख सकते हैं स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है, लेकिन एक्सलेशन वहाँ पे क्या लगता है, सेंटीमीटर, तो पहला गलत है। एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंड, ये भी गलत है। एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन, उसी प्लेन ऑफ मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है होना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है ये मोर देन 1 ऑप्शन वाले हैं, तो थोड़े टिपिकल भी कह सकते हैं आप, लेकिन इजी है, करना तो पड़ेगा, एनसीईआरटी है। क्वेश्चन कह रहा है 3 वेक्टर ABC एड अप टू 0, मतलब 3 वेक्टर दिए हैं आपको,
ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको कह रहे हैं कि 0 है। ठीक है, तीनों वेक्टर हैं। आगे कह रहा है कि देन विच इज फॉल्स, तो भैया कौन सा इसमें से फॉल्स होगा ये आपको पहचानना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको जैसे ऑप्शन में दिया है ना वैसे ही जाना पड़ेगा। अब ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, पहला कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट 0। तो पहले आप क्या करिए, इसमें इनटू कर लीजिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे इन्होंने दिया है, तो इसको क्रॉस के टर्म में अगर आप ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर b का इंटू करता हूँ तो b क्रॉस a प्लस बी प्लस सी आप देखेंगे तो कितना आएगा बताइए। ठीक है, इसको करके देखिए आप। तो थोड़ा सा सॉरी बच्चों, ये थोड़ा बाहर आंधी चल गई थी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो अच्छा, मैं आपसे कह रहा था a प्लस बी प्लस सी आपको दिया है तो ये 0 हो गया। तो जैसे ही ये 0 होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ जो ऑप्शन है उस ऑप्शन तक पहले उसको ले जाओ। अगर आप b क्रॉस इसमें करते हैं, क्यों करा अभी देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो b क्रॉस a प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस जैसे आप इंटू करते हैं इंटू करिए। अब जो सेम वेक्टर का जब आप क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये होगा, आप देखिए ये माइनस को आप एडजस्ट करना चाहें अगर, तो आप कह सकते हैं सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एंटी कम्यूट करते हैं तो मैं इसको पलट देता हूँ। तो हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, आपको मैं सजेशन दूंगा, अगर मैथमेटिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही मेथड यूज़ करनी पड़ेगी जो ऑप्शन में दिए हैं, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, वैसे करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ से आप देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस आ गया, तो पहला ऑप्शन को मैं देखना जा रहा था तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मैंने निकाल ली। अगर मैं इसमें क्रॉस सी कर दूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा बताइए, ए क्रॉस क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी और क्रॉस सी। तो आप बताइए, दो क्रॉस यहाँ अगेन फिर आ गए। अब यहाँ पर आप 0 नहीं कह सकते, आप इसको इंटू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ये वाला पार्ट आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, कब, जब आपका B पैरेलल होगा C के। समझ रहे हैं, B पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री में फिर ये 0 नहीं होगा। ठीक, आपसे कहा है कौन सा फॉल्स है, तो पहला वाला तो भैया ट्रू है। सिंपल सी बात है, हमने कैलकुलेशन किया है, पहला वाला ट्रू है। ये 0 कब होगा, ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब ये पूरा 0 होगा। और ये 0 होने के लिए भैया इसको क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन ये कह रहे हैं कि पैरेलल है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे ही हमने करा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दिया है, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए अगर मैं ए क्रॉस बी, ये ए चेक कर लिया मैंने, तो ए क्रॉस बी को अगर आप डॉट सी करते हैं तो आप क्या प्राप्त करेंगे भैया, तो सर ए क्रॉस बी सी करेंगे तो ये आ जाएगा इधर हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी। और ये आपको पता होगा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया और ये बन जाएगा 0। तो कह रहा है कि इज नॉट 0 व्हेन ये पैरेलल, तो भैया ये गलत है। तो पहला तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कौन सा गलत है पूछा है। जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, तीसरा कह रहा है इफ़ ए बी सी डिफाइन अ प्लेन कॉमा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन दैट प्लेन। अगर आपका, आप सोचिए अगर आप ए क्रॉस बी को कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है वो किस में होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो पूरा प्लेन बना रहा है आपका, तो उसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वो भी तो उसी प्लेन में होगा ना। आप सोचिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ मैं। ये आपका ए है बच्चों, मान लो ये बी है और ये सी है, ये प्लेन बना रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का इंटू जो होगा, इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर का, ए क्रॉस बी
वो इसी के तो डायरेक्शन में होगा, तो ये प्लेन तो बनाए रहे हैं ना तीनों मिलके, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा सी है ये भी हमारा सही है, और पूछा क्या है, गलत है। तो थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन आप खुद चेक करिएगा, ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ये भी गलत है। तो इसके जो सही आंसर है वो बी और डी है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये जे लेवल का है, ये जनरली नीट में तो नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड ए के बराबर है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको ए प्लस बी जो दिया है वो क्या दिया है, इक्वल टू मॉड ऑफ ए। अगर ये मॉड ऑफ ए है तो आप क्या करिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, दो मॉड आपको हमें अगर इक्वल दिए हैं तो हमेशा आपको क्या करना है, दोनों साइड का कर देना है स्क्वायर। और जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ए डॉट ए जो होता है वो मॉड ए का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि अब वीडियो मेरी ख़त्म ही होने वाली है, मैं इसको पॉज नहीं कर सकता बच्चों, और बाहर बहुत आंधी है, तो इसलिए मैं आपको बहुत इससे सॉरी कहता हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए। एक या दो क्वेश्चन ही बचे हैं मेरे, इसको हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू आ गया आपका मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए से मॉड ए कैंसिल हो गया। जैसे ही ये कैंसिल हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट आपका किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। तो मॉड बी कॉमन निकाल लीजिए, तो मॉड बी प्लस 2 मॉड ए cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया या तो मॉड बी जीरो है आपका, ठीक है, मॉड बी जीरो है, तो उस हिसाब से तो पहला सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, इस पूरे को अगर आप जीरो इक्वेट करेंगे तो मॉड बी प्लस 2 मॉड ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ मॉड बी ओवर 2 टाइम मॉड ए। क्लियर है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ए और बी एंटी पैरेलल हैं, अगर उनके बीच में एंगल 180 है, तो आपका जो बी आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम मॉड ऑफ ए, क्योंकि कॉस 180 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए वाला और बी वाला, ये दोनों क्या है, ए और बी सही है हमारे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से चेक करने पड़ेंगे, ये सिंपल सी बात है, इसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। MCQ 2 जो आया आपका, ठीक है, MCQ 2 कह रहे हैं आपसे कि 2 पार्टिकल आर बाउंड इन एयर। चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं इसको कभी आपको सेपरेटली करा दूंगा अलग से, और आज इतना ही करते हैं, ठीक है। एक चलो छोटा मोटा दो तीन क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं फटाफट। इनको मैं MCQ 2 में बाद में ही कराऊंगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।